हेलो फ्रेंड्स। और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग किसी भी चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले उसकी डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं, वही चीज़ आज यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर्स के बारे में और डेंसिटी के बारे में, और जो लिक्विड कॉलम होता है या फ्लूइड कॉलम होता है इसमें जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है इसके बारे में बात करेंगे, और इसी के अंदर में हम लोग थ्रस्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 3rd नंबर का टॉपिक है जिसको बोला जाता है पास्कल्स लॉ। और पास्कल्स लॉ में हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में बात करेंगे। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम हो या सीबीएसई एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए फिजिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3rd नंबर का ये जो टॉपिक है जिसका नाम है पास्कल्स लॉ, और इसका जो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है 4th नंबर का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है 6th नंबर का वो है स्टोक्स लॉ। इसके बाद है टर्मिनल वेलोसिटी। इस चैप्टर में इसके बाद 3rd नंबर का जो टॉपिक है पास्कल्स लॉ, इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और यहाँ से डेरिवेशन भी पूछा जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं वो डेरिवेशन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है 8th नंबर का, वो है स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, और उसमें आप लोग को पहचानना रहता है कि स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो कब हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। उसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेनॉल्ड नंबर। उसके बाद 3rd नंबर के टॉपिक और 7 नंबर के टॉपिक के बाद इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 11th नंबर का टॉपिक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। इसी को बर्नौली प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें हम लोग इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन, और उसके बाद 13 नंबर का जो टॉपिक है वो है सरफेस एनर्जी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, सरफेस टेंशन से क्या समझते हैं, सरफेस एनर्जी क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 नंबर के टॉपिक्स की बात करते हैं जो कि है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दोनों ही टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर का टॉपिक है एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस। उसके बाद 16 नंबर का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन हम लोग को कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेशर एक्सेस बाय ड्रॉप, बबल्स एंड द कैपिलरी राइज, एसेंट फार्मूला। तो ये जो 16 नंबर का जो टॉपिक है जो कि है सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन, इसमें ये वाला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, एसेंट फार्मूला के बारे में पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। इसी एसेंट फार्मूला को बोला जाता है कैपिलरी राइज। ठीक है। तो ये रहा क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 10 का डिटेल सिलेबस। अब चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्लूइड। तो सबसे पहले हम लोग फ्लूइड होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस। फ्लूइड क्या होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है, विच कैन फ्लो, जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, बह सकता है, जैसे कि लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। एंड ब्लो, जो क्या कर सकता है, उड़ भी सकता है, जैसे कि गैस, इज कॉल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर जो लिक्विड है और गैस है इसी को क्या कहा जाता है, फ्लूइड कहा जाता है। और आसान भाषा में फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो और ब्लो। फ्लो एंड ब्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो फ्लूइड जो है
टू टाइप से होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन रैंडम मैनर। जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस, इमेजिन करना आप लोगों को। इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में कैसे अरेंज होते हैं, रैंडम मैनर में अरेंज्ड होते हैं, अर्थात ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फ्लूइड कैन नॉट विथस्टैंड और शेयरिंग फोर्स और स्ट्रेस। फ्लूइड के ऊपर हम लोग किसी भी प्रकार का शेयरिंग या टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा सकते और ना ही इसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इट, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डिफाइंड होगा। इट डिफाइंस टू फ्लो व्हेन अ शेयरिंग स्टेज इज अप्लाइड। तो ये किस चीज को डिफाइन करता है, ये फ्लूइड जो है किस चीज को डिफाइन करते हैं, फ्लो व्हेन अ शेयरिंग स्टेज इज अप्लाइड। लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है क्या करता है, फ्लो करता है जब भी हम लोग शेयरिंग स्टेज इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला कि फ्लूइड जो है इसके ऊपर शेयरिंग फोर्स या फिर स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग किसी भी फ्लूइड के ऊपर स्टेयरिंग फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स या फिर बोल सकते हैं उसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं तो क्या क्या होने लगता है, फ्लो करने लगता है। क्या होने लगता है, फ्लो करने लगता है। ये इसी चीज को डिफाइन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लूइड हैज नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फ्लूइड के पास किसी भी प्रकार की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होती है। डिफाइनाइट शेप ऑफ इट्स ऑन इट्स अज्यूम द शेप ऑफ कंटेनिंग विजल। और फ्लूइड का जो शेप है वो भी डिफाइंड नहीं होता है। फ्लूइड के शेप को वही शेप कंसिडर किया जाता है जिस कंटेनर या विजल में वो रहता है। तो जो कंटेनर या फिर विजल का जो शेप या साइज होता है उसी साइज का कंसिडर किया जाता है फ्लूइड को। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास ऐसा ग्लास का बीकर है तो इसमें हम लोग वाटर को डालेंगे तो वाटर एक प्रकार का क्या है, लिक्विड है। लिक्विड अर्थात फ्लूइड बोल सकते हैं इसको। तो जब हम लोग इसमें उसको डालेंगे तो ये वाटर जो है किस शेप का हो जाएगा, तो ये जो फ्लास्क है ये इसी शेप में ढल जाएगा वो। तो जो कंटेनर या विजल का जो शेप साइज होता है उसी आकार का कंसिडर किया जाता है, वही शेप कंसिडर किया जाता है किसी भी फ्लूइड का। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लूइड हैव बल्क मॉडुलस बिकॉज इट कैन एक्सर्ट अ फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स सरफेस। फ्लूइड के पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। फ्लूइड के पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि कोई भी फ्लूइड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का लिक्विड हो, वाटर हो, पेट्रोलियम हो, केरोसिन हो, व्हाटएवर, ये सभी जिस कंटेनर में रहते हैं उस कंटेनर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्टेड करता है। इसी वजह से इसमें बल्क मॉडुलस को इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लूइड के पास क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं लिक्विड और फ्लूइड। फ्लूइड डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस होगा ये, लिक्विड एंड गैस। आगे हम लोग बात करेंगे लिक्विड और गैस में क्या है। गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड है बट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो याद रखना, लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, फ्री सरफेस होता है, गेन द शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। तो लिक्विड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका जो डेंसिटी है सेम रहता है। डेंसिटी मतलब रो, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसका वॉल्यूम भी को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, ये डिफाइनाइट होता है और फ्री सरफेस होता है। और इसका जो शेप साइज है वो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड बात करते हैं गैस की। गैस क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, अर्थात अगर हम लोग इसके ऊपर किसी भी प्रकार का थ्रस्ट या फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी डेंसिटी में चेंजेस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित होता है। एक्सपेंड टू ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस। ठीक है, और ये सभी डायरेक्शन में क्या रहता है, समान रूप से फैला रहता है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। नो शेप, इसका किसी भी प्रकार का कोई शेप नहीं होता है और ना ही इसका कोई साइज होता है, किसका, गैस का। तो ये डिफरेंस होता है लिक्विड और गैस में। आगे बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक, या इसी को हाइड्रोस्टैटिक कहा जाता है।
तो फ्लूइड स्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? फिजिक्स का ही एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं, बट वो फ्लूइड किस में रहना चाहिए? स्टेशनरी स्टेट या फिर रेस्ट स्टेट में होना चाहिए। अंडर दिस ब्रांच वी स्टडी प्रेशर, पास्कल्स लॉ, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज, सरफेस टेंशन। तो ये जो फिजिक्स का ब्रांच है हाइड्रोस्टैटिक्स, इस ब्रांच में हम लोग क्या क्या चीज स्टडी करते हैं? तो प्रेशर स्टडी करते हैं, पास्कल्स लॉ स्टडीज करते हैं, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, फ्लोटेशन ऑफ बॉडी, सरफेस टेंशन। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक है, इसी प्रकार नेक्स्ट ब्रांच है फिजिक्स का जिसको हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं या इसी को हाइड्रोडायनामिक कहते हैं। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड या लिक्विड से रिलेटेड, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो ये भी एक फिजिक्स का ही एक ब्रांच होता है जिसमें हम लोग फ्लूइड के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग फ्लूइड के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोडायनामिक्स क्या होता है? एक फिजिक्स का ही ब्रांच होता है जिसमें हम लोग फ्लूइड के मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। और इस ब्रांच में हम लोग कौन कौन से टॉपिक का स्टडी करते हैं? जैसे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम, विस्कोसिटी, ये सभी को हम लोग आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे सभी टॉपिक्स को, है ना। आगे बात करते हैं, अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड नंबर का टॉपिक है प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो है जिस भी कंटेनर में रहता है वो किसी न किसी हाइट तक रहता है या उसमें डेप्थ पाया जाता है। जिस भी कंटेनर में हम लोग फ्लूइड को रखे रहते हैं उसमें क्या पाया जाता है? डेप्थ पाया जाता है या कुछ ना कुछ हाइट तक वो वेरी करता है, तो उसको हम लोग फ्लूइड कॉलम कहते हैं। तो इस सिचुएशंस में प्रेशर का वैल्यू क्या होगा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इंडिविजुअल प्रेशर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड नंबर का जो टॉपिक है इसके अंदर में कुछ कुछ टॉपिक या पॉइंट्स है उसको जानना हम लोग को जरूरी, जैसे कि फर्स्ट थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड। सबसे पहले किसी भी फ्लूइड में ये थ्रस्ट का मतलब क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम हैज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज दैट इट एक्सर्ट अ फोर्स on any surface in contact with it and this force is perpendicular to the surface. This force is called thrust or normal force of a liquid. अच्छा, एक चीज बता दूं, थ्रस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, नॉर्मल फोर्स ऑफ अ लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है और इसी को थ्रस्ट भी कहा जाता है। तो ये थ्रस्ट क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होता है तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है, ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी शो करता है। वो प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये फ्लूइड जो है, ये लिक्विड जो है जिस भी कंटेनर में होता है, जिस भी कंटेनर में होता है तो ये उसके सरफेस में वो कंटेनर में जहां पर कांटेक्ट होता है, लिक्विड और कंटेनर के बीच जहां पर कांटेक्ट होता है वहां पर एक फोर्स क्रिएट करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। कौन? लिक्विड। एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर, और ये फोर्स क्या होता है? जहां पर कांटेक्ट होता है वहां पर ये जो फोर्स है ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ये फोर्स। तो इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट या नॉर्मल फोर्स ऑफ अ लिक्विड कहा जाता है। जैसे कि मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये एक मेरे पास कंटेनर है और इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो लिक्विड है, यहाँ पर ये जो लिक्विड है कंटेनर से कहाँ पर एक दूसरे से कांटेक्ट में है? तो इस सरफेस पर एक दूसरे से ये कांटेक्ट में है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है इस सरफेस में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है? एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? थ्रस्ट का नाम देते हैं। उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? थ्रस्ट का नाम देते हैं। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो लिक्विड है और ये जो कंटेनर का जो सरफेस है जहाँ पर एक दूसरे में कांटेक्ट है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इसको आगे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आगे देखते हैं, हेयर वी विल प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पर हम लोग थीटा के वैल्यू को 90 प्रूफ करने वाले हैं। और ये थीटा जो है किसके किसके बीच का एंगल होता है? जो लिक्विड सरफेस होता है और जहाँ पर कांटेक्ट होता है कंटेनर से वहाँ के उनके बीच का एंगल होता है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पर फ्लूइड
ये लिक्विड भरा हुआ है, और ये लिक्विड जो है कौन से स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट में है अर्थात ये स्टेबल स्टेट में है, और ये क्या है, कंटेनर है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इस लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स काम करता है। एक फोर्स जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ काम करता है, और दूसरा फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लिक्विड जो है इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, उस वजह से इसके ऊपर फोर्स लगता है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर थ्रस्ट को हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 प्रूफ करने के लिए कुछ देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो है टेंजेंशियल काम करता है। ये फोर्स जो है टेंजेंशियल फोर्स होता है, ऐसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं प्रूफ करने के लिए। लेकिन रियल लाइफ में यहाँ पर किसी भी बॉडी को जब हम लोग लिक्विड के ऊपर मर्ज करते हैं तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है बॉडी के वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। इस फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ होता है रिएक्शन, ये होता है एक्चुअल में। बट यहाँ पर हम लोग कुछ देर के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है या ये जो फोर्स है ये कैसा है, ये टेंजेंशियल फोर्स है। कुछ देर के लिए ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूँ आर, और ये जो आर है किसके इक्वल होता है, एफ के इक्वल होता है। जहां पर ये क्या होता है, फोर्स होता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स होता है, इसीलिए तो ये आर इज इक्वल टू एफ होता है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एफ है और ये आर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स है इसका हम लोग कंपोनेंट ले लेते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या कर लेते हैं, जो ये जो रिएक्शन फोर्स है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। इसलिए एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं ऑरिजेंटल कंपोनेंट, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। और आप लोगों को पता है ऑरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन को हम लोग क्या ले रखे हैं, आर ले रखे हैं। और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये डायग्राम जब समझ में आएगा तभी इधर आगे समझ में आएगा। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि ये हमारे पास कंटेनर है, और ये जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये क्या है, फ्लूइड है। ये क्या है, फ्लूइड है, और ये स्टेबल स्टेट में है या इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब हम लोगों को पता है जहां पर ये फ्लूइड और ये जो कंटेनर जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ इस पॉइंट ओ पर, यहाँ पर ये जो फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड के वेट की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और ये जो वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस वजह से ऊपर में एक और फोर्स काम करता है जिसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। ये होता है एक्चुअल में। बट हम लोग कुछ देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर एक टेंजेंशियल फोर्स वर्क करता है। क्या वर्क करता है, एक टेंजेंशियल फोर्स वर्क करता है, और इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स वर्क करेगा ऐसे। तो इस फोर्स को हम लोग इधर डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन फोर्स है इसके अपोजिट में क्या था, वेट था। ये लिक्विड के वेट की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था जो कि इसके वेट की वजह से लग रहा था, और इधर नॉर्मल लग रहा था, नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस से या ये जो कंटेनर का जो बॉटम है यहाँ से थीटा एंगल पर कंसीडर किए हैं, या इसकी को टेंजेंशियल रिएक्शन या टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे अपोजिट में लिए वैसे यहाँ पर भी तो हम लोग को अपोजिट में एक फोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, पॉइंट ओ से एक्स एक्सिस में एक कंपोनेंट लेते हैं, वाई एक्सिस में कंपोनेंट लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है या जो फोर्स है इनके बीच, और एक्स एक्सिस और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे आर कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या लेंगे, आर साइन थीटा। तो इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं और इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन आप लोग वही अपने नोट्स में वही डायग्राम बनाना जो आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। तो याद रखना यहाँ पर आर साइन थीटा का मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, किसका, रिएक्शंस का या टेंजेंशियल फोर्स का। आर कॉस थीटा यहाँ पर क्या चीज़ है, ऑरिजेंटल कंपोनेंट है। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये ऑरिजेंटल कंपोनेंट है। आर का मतलब क्या है, यहाँ पर रिएक्शन है या नॉर्मल है, और एफ का मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स है या टेंजेंशियल फोर्स है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, जब भी कोई लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जब भी कोई लिक्विड यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो
यहाँ पर ये जो लिक्विड है कंटेनर के चारों तरफ या तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जैसे कि ये पॉइंट ओ है, जैसे कि यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये फ्लूइड ही है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, अर्थात इस डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का फोर्स वर्क नहीं करेगा इस लिक्विड के ऊपर। या फिर ये जो बॉडी है जो कि फ्लूइड में इमर्ज है, तो इसके ये जो है इधर फ्लो नहीं करेगा, या तो ये नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि आर साइन थीटा यहाँ पर पॉसिबल है बट आर कॉस थीटा पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर लिक्विड या फ्लूइड को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसिडर किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन फोर्स है केवल एक्स डायरेक्शन में लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में क्या होता है या प्रैक्टिकली क्या होता है, ये आर जो है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो रिएक्शन फोर्स होता है ये केवल वर्टिकल डायरेक्शन में पॉसिबल होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होता है, जो कि मैं यहाँ पर भी बताया था आप लोगों को, यहाँ पर भी बताया था और यहाँ पर भी बताया था। और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस को क्या लिए, टेंजेंशियल फॉर्म में लिए हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जब ये आर कॉस थीटा पॉसिबल नहीं है तो इसको हम लोग आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ पर आर कॉस थीटा को अगर हम लोग अलग अलग लिखें तो अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। बट यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। अच्छा, अब ये क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में आर का वैल्यू 0 होना ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर में इमर्ज है और इसके वेट की वजह से या ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर एक वेट या एक फोर्स काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन या नॉर्मल जो 100% वर्क करेगा, ये कभी 0 नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर और इसके इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर ये 0 आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0 ले लेते हैं। और यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये पॉसिबल है। और एक चीज़ और हम लोग को पता है ये 0 है और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये कॉस थीटा है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 लिख सकते हैं क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। अब यहाँ पर कॉस और कॉस को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पर थीटा का वैल्यू वेरी स्मॉल है, इसलिए हम लोग कॉस थीटा को थीटा के इक्वल और कॉस 90 को 90 के इक्वल लिख सकते हैं, तब भी हम लोग को थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि किसी भी फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है यूनिट एरिया में किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सॉरी किसी भी सरफेस के ऊपर, तो हमेशा क्या होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिए कि थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार, अ लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर एट एवरी पॉइंट। इस प्रकार यहाँ से प्रूफ हो गया कि किसी भी कंटेनर में यदि लिक्विड भरा हुआ है तो यहाँ पर इस कंटेनर के हर एक पॉइंट में इस लिक्विड के द्वारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, थ्रस्ट का नाम देते हैं, या उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, थ्रस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड जो है कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर में प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बारे में पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं 11th क्लास के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट और एरिया का रेशियो के इक्वल होता है। अर्थात जो थ्रस्ट और एरिया का जो रेशियो होता है इसी को क्या कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। इसी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। और याद रखना यहाँ पर ये जो फोर्स है, व्हेन फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस एंड प्रेशर इज सेम एट ईच पॉइंट। प्रेशर का ये डेफिनेशन हम लोग कब लिखे हैं, जब भी किसी सरफेस के ऊपर यूनिट एरिया में एक फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स क्या हो जाता है, हम लोग यूनिट एरिया में जब फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स का इफेक्ट जो है इस पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है पूरे सरफेस में।
ठीक है। तो इस सिचुएशंस में इस बॉडी के ऊपर जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको लिखा जाता है P इज इक्वल टू एफ अपन ए। तो याद रखना यहाँ पर P का मतलब होता है प्रेशर, F का मतलब होता है थ्रस्ट और A का मतलब है एरिया। ये हो गई एक सिचुएशन, एक कंडीशन कि यहाँ पर फोर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली। कहाँ पर, जिस सरफेस के ऊपर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस फोर्स की वजह से प्रेशर क्या होता है, इस सरफेस में हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है। अब यही चीज को उल्टा करके देखें, अगर हम लोग इसको उल्टा करके देखें तो क्या होगा, इफ फोर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यदि इस सरफेस के ऊपर ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसकी वजह से ये फोर्स जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है जब फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जो है यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ फोर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस एंड प्रेशर इज नॉट सेम, यहाँ पर प्रेशर जो है सेम नहीं होगा अर्थात कांस्टेंट नहीं होगा एट ईच पॉइंट, देन तो इस सिचुएशंस में फोर्स क्या हो जाता है, वेरिएबल फोर्स हो जाता है और एरिया क्या हो जाता है, एरिया में भी चेंज हो जाता है। और याद रखना यहाँ पर जो एरिया में जो चेंज होता है वो बहुत छोटा चेंज होता है, लगभग जीरो की तरफ ही अग्रसर करता है। तो इस सिचुएशंस में हम लोग प्रेशर का डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू लिमिट डेल ए टेंस टू जीरो डेल एफ अपन डेल ए इज इक्वल टू डी एफ अपन डी ए। तो इसको भी कहा जाता है प्रेशर, बट ये प्रेशर जो है किसके लिए है, वेरिएबल फोर्स, या फिर यहाँ पर ये जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, सेम कांस्टेंट प्रेशर नहीं होता है। जबकि यहाँ पर ये जो प्रेशर का डेफिनेशन मिला था ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है। जिस प्रकार हम लोग एक्सीलरेशन का दो डेफिनेशन लिखते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं v अपॉन टी, दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं। वैसे अच्छा यहाँ पर ये v अपॉन टी लिखते हैं, ये किसके लिए है, जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। तो और जब यहाँ पर जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, ये वेरी करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब यहाँ पर हम लोग इसी को क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रेशर जो होता है कौन सी क्वांटिटी है। आई होप ये समझ में आया होगा, ये प्रेशर का फर्स्ट डेफिनेशन है, ये प्रेशर का सेकंड डेफिनेशन है। जैसे हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पर प्रेशर को भी देख रहे हैं। आगे बात करते हैं, प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लोग न्यूटन से मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर माइनस 2। और याद रखना यहाँ पर अगर प्रेशर की एसआई यूनिट की बात करें तो ये होता है पास्कल्स, पास्कल्स को शॉर्ट में पीए लिखा जाता है। और याद रखना 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 होता है। और अगर हम लोग इसी को सीजीएस में चेंज करें तो न्यूटन का हो जाएगा डाइन और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये है इसका सीजीएस यूनिट। और अगर हम लोग इसके डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर माइनस 2 होता है, और इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर माइनस 2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2। और यहाँ से हम लोग प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं ब्रैकेट में ml-1 t-2। तो इसी को कहा जाता है प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर जो है कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अ कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक। The pressure exerted by atmospheric at sea level 1 atmosphere is equal to 1.013 क्रॉस 10 के पावर 5 पास्कल्स। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं कुछ देर पहले आप लोगों को प्रेशर्स का यूनिट बताया था। एक यूनिट बताया था न्यूटन मीटर माइनस 2, दूसरा यूनिट बताया था पास्कल। बट इन दोनों यूनिट के अलावा एक और यूनिट होता है प्रेशर का, वो यूनिट है एटमॉस्फेयर। और याद रखना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, तो याद रखना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 क्रॉस 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर। अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है तो उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उस प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने का एक डिवाइस आता है जो कि इस प्रकार का होता है।
यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें फ्लूइड जो है भरा होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फ्लूइड फिल्ड विजल। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। और यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर सेंसर होता है, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, इसको प्रेशर सेंसर कहा जाता है। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, ये क्या चीज़ है, एक पिस्टन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, वैक्यूम होता है। इसके अंदर में प्रेशर सेंसर के अंदर में क्या होता है, वैक्यूम होता है। और ये क्या होता है, एक मूवेबल, ये जो है मूवेबल पिस्टन है, मतलब ये आगे पीछे खिसकने वाला एक पिस्टन है। और इस पिस्टन का जो एरिया है इसको डेल ए कंसिडर कर रखें, और इस पिस्टन के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को डेल एफ कंसिडर किया गया है। और यहाँ पर ये जो है ये एक मटेरियल है या एक बॉडी है जो कि क्या होता है, स्ट्रेच स्ट्रेच और कंप्रेस हो सके, ऐसा ये मटेरियल है, जैसे स्प्रिंग होता है वैसे ही। तो यहाँ से जैसे जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, अर्थात पिस्टन को अप्लाई करते हैं, तो ये क्या होते जाते हैं, ये कंप्रेस होता है। और जैसे इसको हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये स्ट्रेच होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम लोग पिस्टन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू डेल एफ हो जाता है। और इसका एरिया तो फिक्स है, पिस्टन का एरिया क्या है, डेल ए है। तो यहाँ पर इस पिस्टन के थ्रू यहाँ पर जो लिक्विड भरा रहेगा या इस बॉडी के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है उसका वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये वेरिएबल फोर्स है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले के लगाएंगे, P इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल ए। और अगर यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट हो जाता कि इस पिस्टन से केवल और केवल हम लोग एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर सकते हैं लाइक 5 न्यूटन, तो इस सिचुएशन में और इसका एरिया तो फिक्स रहता ही है, तो यहाँ पर हम लोग पहले वाला फॉर्मूला लगा देते, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्स है कैसा कांस्टेंट है, बट यहाँ पर ये डेल एफ का मतलब ये फोर्स जो है यहाँ पर वेरिएबल होता है, तो उस सिचुएशंस में प्रेशर के इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर जो है किस किस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेशर जो है केवल दो ही पैरामीटर्स या दो ही फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा या थ्रस्ट, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड थ्रस्ट का होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग को प्रेशर मिलेगा किसी भी बॉडी या सरफेस के ऊपर, और जितना ज़्यादा कम थ्रस्ट होगा उतना ही कम प्रेशर मिलेगा। तो ये है फर्स्ट डिपेंडेंसी ऑफ प्रेशर। इसी प्रकार सेकंड डिपेंडेंसी ऑफ प्रेशर के बारे में बात करते हैं, तो प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अर्थात किसी भी बॉडी या सरफेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर उतना ही कम प्रेशर लगेगा। और जिस भी बॉडी या सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर एरिया जो है कम होगा तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब चलिए ये जो डिपेंडेंसी है इसको हम लोग डेली लाइफ से रिलेट करके स्टडी करते हैं कि डेली लाइफ में हम लोगों को यहाँ पर ये कैसे देखने को मिलता है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन अवर डेली लाइफ। फर्स्ट है बिल्डिंग हैव ब्रॉड फाउंडेशन प्रेशर लेस ऑन द ग्राउंड। आप लोगों को पता होगा जैसे कि हम लोग अर्थ सरफेस में जब भी घर बनाया जाता है तो वहाँ पर बड़ा एरिया कवर किया जाता है। जब भी घर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एरिया कवर हो। क्यों, क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रेशर कम लगता है, और यदि ये एरिया कम होता तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता। तो वहाँ पर अगर बिल्डिंग बनाते तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है, ज़मीन के अंदर धंसने लग जाती, ये ज़मीन के अंदर मूव करने लगती धीरे धीरे करके। और जब बिल्डिंग के जो फाउंडेशन है स्टार्टिंग में जो बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसको ब्रॉड रखा जाता है, जैसे कि कॉलम वगैरह आप लोग देखे होंगे, जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले कॉलम खड़ा किया जाता है, फिर ईंट रचना स्टार्ट करते हैं, तो उसको ब्रॉड रखा जाता है इसीलिए ताकि वो ज़मीन के अंदर ना धंसे और ग्राउंड के ऊपर कम से कम प्रेशर लगे, बिल्डिंग की वजह से ग्राउंड के ऊपर कम से कम प्रेशर लगे। नेक्स्ट बात करते हैं, रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइज वुडन और आयरन और सीमेंटेड स्लीपर्स। रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स में जब भी देखोगे तो ये होता है रेलवे ट्रैक, और ये किसके ऊपर बिछा रहता है, तो यहाँ पर या तो सीमेंटेड या फिर यहाँ पर लकड़ी का यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर रेलवे ट्रैक को बिछाया जाता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है रेलवे ट्रैक का एरिया तो बहुत छोटा होता है,
एरिया जो है बहुत छोटा होता है। तो इसके ऊपर ट्रेन जब चलता है तो ट्रेन बहुत हैवी होता है, तो इस वजह से ये ज़मीन में धंस जाता। लेकिन इसके एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, सीमेंटेड स्लीपर का यूज़ करते हैं, या फिर वुडन स्लीपर का यूज़ करते हैं, या फिर सीमेंटेड स्लीपर का यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पर इसका एरिया बढ़ जाए और ये जो ट्रैक है इसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाए। ठीक है, और लेड का मतलब होता है यहाँ पर बिछा देना। चलिए आगे बात करते हैं। द हैंडल ऑफ द बैग्स एंड सूटकेस आर मेड ब्रॉड। आप लोग जो भी बैग यूज़ करते हैं या सूटकेस यूज़ करते हैं, तो आप लोग कभी ना कभी गौर किए होंगे कि बैग का जो स्ट्रैप होता है, ये जो हम लोग हाथ में पकड़ के लटकाते हैं, वो जो है कैसा होता है, चौड़ा होता है। चाहे हम लोग बैग की बात करें या सूटकेस की बात करें, हैंडल ऑफ बैग की बात करें, तो इसको चौड़ा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसको हम लोग ब्रॉड बनाते हैं या बड़ा बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं, तो वहाँ पर एरिया का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और प्रेशर का वैल्यू जब डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग बहुत देर तक बैग को उठाकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कम लग रहा है। और प्रेशर कम लग रहा है तो हमको हाथ में दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, यही कारण है कि जो बैग या सूटकेस है उसके हैंडल को कैसा बनाया जाता है, ब्रॉड बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। रियर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विथ डबल व्हील्स। आप लोग देखे होंगे जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रक, तो ट्रक में देखे होंगे सामने में तो सिंगल व्हील्स यूज़ करते हैं, लेकिन पीछे तरफ कैसा यूज़ करते हैं, डबल डबल। पीछे तरफ आप लोग देखे होंगे डबल डबल टायर का यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब इसमें सामान को लोड किया जाता है तो ये हैवी होते जाता है, इसका वेट बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पर टायर को डबल यूज़ किया जाता है। टायर को डबल यूज़ करने से यहाँ पर इसका एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ता है तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेयर व्हील्स ऑफ हैवी व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद डबल व्हील्स। इसीलिए पीछे में क्या लगाया जाता है, डबल व्हील का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो लोड या सामान डाला जाता है उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है, एक्सर्टेड होता है, उसको कम किया जा सके। आगे बात करते हैं। अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट दैन अ ब्लंट नाइफ। आप लोग नाइफ का नाम सुने होंगे, तो नाइफ यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक में अच्छा धार होता है और एक में धार होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जिसमें अच्छा धार रहता है उसको कहा जाता है शार्प नाइफ, और जिसमें नहीं रहता उसको ब्लंट नाइफ कहा जाता है। तो आप लोग देखे होंगे शार्प नाइफ जो है ब्लंट नाइफ के अपेक्षा में किसी भी सामान को जल्दी काटता है, चाहे हम लोग वेजिटेबल की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, ये उसको जल्दी जल्दी कट करता है ब्लंट नाइफ के कंपैरिजन में। इसका रीज़न ये है, शार्प नाइफ का एरिया बहुत कम होता है। ठीक है, इस वजह से ये प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर पाता है किसी भी सामान को इससे काटते हैं तो। जबकि ब्लंट नाइफ का एरिया जो है शार्प नाइफ के कंपैरिजन में कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है। इसलिए इसलिए प्रेशर कम लगता है जब भी हम लोग किसी चीज़ को ब्लंट नाइफ से काटते हैं, चाहे फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो। ठीक है, आगे बात करते हैं 6 नंबर का जो एप्लीकेशन है प्रेशर का डेली लाइफ में। पिन एंड नेल्स आर मेड विथ शार्प पॉइंटेड एंड्स। आप लोग देखे होंगे जो पिन्स होता है या जो कील होता है, जो कील होता है, पिन्स होता है, और जो कील होता है उसका जो एंड पॉइंट है ये कैसा होता है, नुकीला होता है। तो नुकीला क्यों होता है, तो नुकीला इसलिए होता है क्योंकि नुकीला करने से इसका एरिया जो है कम हो जाता है, और जब इसका एरिया कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जब हम लोग नेल या पिन को कहीं पर भी लगाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग आसानी से कहीं पर भी लगा सकते हैं नेल्स या पिन को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये रहा प्रेशर का डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। इसके बारे में भी आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पर हम लोग नॉलेज के लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो नहीं पढ़े हैं उन लोग को भी पता चल जाएगा। तो डेंसिटी तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम को वी से। और याद रखना डेंसिटी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी एक प्रकार की क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो ये होता है किलोग्राम मीटर माइनस 3 होता है। यही इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर माइनस 3। और अगर हम लोग इसको सीजीएस में चेंज करें तो केजी
का हो जाता है gm और m का हो जाता है cm-3। अब आगे हम लोग डेंसिटी के डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, जो कि है रो के जी रो इज इक्वल टू के जी -3, और इसी को हम लोग डायमेंशन फार्मूला में चेंज करेंगे तो हो जाएगा m l⁻³ और t के पावर में 0। तो इसी को कहा जाता है डेंसिटी के लिए क्या कहा जाता है, डायमेंशन फार्मूला कहा जाता है। अब चलिए आगे इस टेबल के माध्यम से हम लोग कुछ एलिमेंट्स या कुछ फ्लूइड हैं जिनका डेंसिटी हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर इस टेबल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटर की डेंसिटी। इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में नहीं देते हैं तो आप लोग को खुद से सॉल्व करना रहता है, और कभी कभी इसको दे दिया रहता है एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फ्लूइड हैं जैसे कि वाटर हो गया। वाटर का जो डेंसिटी होती है 1.00 क्रॉस 10⁻³ होता है। इसी प्रकार सी वाटर, मरकरी वाटर, एथिल एल्कोहल, फूल ब्लड, एयर, एयर की डेंसिटी कितनी होती है जी 1.29 होती है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की 1.43 और हाइड्रोजन की 9.0 क्रॉस 10⁻² होता है। और नेक्स्ट होता है इंटरस्टेलर स्पेस। इसका जो डेंसिटी होता है 10⁻20 होता है, बहुत ही कम है। 10⁻20 बहुत ही कम है। अच्छा, यहाँ पर इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, तो ये एक रीजन होता है या स्पेस होता है या फिर एरिया होता है, किसके किसके बीच, स्टार के बीच में। स्टार के बीच में जो स्पेस होता है या जो एरिया होता है ना, उसी को कहा जाता है इंटरस्टेलर स्पेस, जिसकी डेंसिटी लगभग कितना होता है 10⁻20 के इक्वल होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा डेंसिटी होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का हम लोग डेंसिटी का कंपैरिजन डेंसिटी ऑफ वाटर की डेंसिटी से करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस में, तब हम लोग को जो डेंसिटी मिलती है वो होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक प्रकार की यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इस वाले डेंसिटी का भी यूनिट वही है, इस वाले यूनिट का भी डेंसिटी वही है। तो यहाँ पर हम लोग को जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या मिलता है, यूनिटलेस मिलता है। और जब ये यूनिटलेस है तो ये डायमेंशनलेस भी होगा। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे हम लोग बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। अब हम लोग को एक लिक्विड कॉलम दिया हुआ है जिसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसके लिए हम लोग को डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही यहाँ पर एक कंटेनर कंसिडर कर लिए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं OABC EFGD। ये हमारे पास एक क्या है, विजल है या फिर कंटेनर है। और इस कंटेनर का जो हाइट है इसको हम लोगों ने H मान रखे हैं। और जो प्रेशर है, इस कंटेनर के अंदर में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है जिसका वेट कितना है, W है। और इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है इस कंटेनर के सभी फेसेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस प्रेशर को हम लोग P कंसिडर कर लिए हैं। और ये जो कंटेनर यूज़ किए हैं इसके एरिया को हम लोग A कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, या इसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है। और यहाँ पर W का मतलब है वेट ऑफ दी वाटर और लिक्विड, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ वाटर और लिक्विड, P का मतलब प्रेशर। प्रेशर यहाँ 2 टाइम हो गया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, है ना। G का मतलब है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब हम लोगों को पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg होता है। ठीक है, और हम लोग को ये भी पता है ρ = m/v होता है। अच्छा, यहाँ पर इस लिक्विड का वेट कितना है, या इस कंटेनर के अंदर में जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो है ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है, इसी का डेरिवेशंस करने वाले हैं, जो कि है प्रेशर = H ρg। इसी को कहा जाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। P = H ρg, इसी को कहा जाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। इसी को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके थे, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग m का वैल्यू निकाल सकते हैं, m = ρv। इस वैल्यू को हम लोग इस यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा W = ρvg, ये हमको मिल जाएगा। अब हम लोग को पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट होता है। और एरिया को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, A × H। तो वॉल्यूम को मैं लिख देता हूँ A × H।
अब हम लोगों को पता है प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर फोर्स को मैं वेट के इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि वेट भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है। तो यहाँ पर एफ को मैं रिप्लेस कर देता हूँ डब्ल्यू से। अब यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है P इज इक्वल टू रो ए एच अपॉन जी अपॉन में ए। और यहाँ पर ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, रो एच जी बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, रो रो जी एच बच जाएगा, और इसी को कहा जाता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए प्रेशर से रिलेटेड आप लोग के एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल 10.1, द टू टाइट बोन्स फीमर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग के जांघ में, फीमर का मतलब होता है हम लोग के जांघ में हड्डी होती है, बोन्स होती है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इसका क्रॉस सेक्शन को यहाँ पर बताया गया, हमारे जांघ में जो हड्डी होती है, दो बोन्स होती है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ द मास 40 kg। और यहाँ पर हमारे ऊपर का जो भाग है वो कितना केजी का है, भाग का जो मास है, ऊपर वाले भाग का जो मास है वो कितना है, 40 किलोग्राम है। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय द फीमर। तब हमारे जो जांग की हड्डी है उसमें हमारे जो बॉडी का जो 40 किलोग्राम मास है, इसकी वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस प्रेशर का फोर्स या प्रेशर का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्योंकि फोर्स लग रहा है तभी तो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर एवरेज प्रेशर का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फीमर्स, तो हम लोग फीमर्स का क्या निकाल लेते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक जांघ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम लोग टोटल निकालेंगे तो हमारे पास दो जांघ होते हैं, दो फीमर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना है। सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग को क्या करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 के पावर -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर लग जाएगा, और ये सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। अब यहाँ पर 10 के पावर -2 को 10 के पावर -2 के पावर में 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 क्रॉस 10 के पावर में -4 लिख सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज F इज इक्वल टू 40 किलोग्राम, वेट इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन। अर्थात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम लोग को मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 किलोग्राम। ठीक है, मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 किलोग्राम, और यहाँ पर जी का वैल्यू कितने लेने के लिए बोल रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वेट का वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं फोर्स का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg के इक्वल। और m का वैल्यू यहाँ पर क्या चीज़ है, 40, और यहाँ पर g का वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पर f का वैल्यू क्या हो गया जी, तो यहाँ पर f का वैल्यू हो जाएगा 400 न्यूटन, और इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है 400 न्यूटन। आगे बात करते हैं, दिस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउन एंड हैंस नॉर्मली ऑन द फीमर्स, दस द एवरेज प्रेशर। अब हम लोगों को प्रेशर का फॉर्मूला पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का वैल्यू हमारे पास निकल गया 400 न्यूटन, और एरिया का वैल्यू हमारे पास निकल गया है 20 क्रॉस 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फोर्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 400, और ए का वैल्यू हमारे पास कितना था, 20 क्रॉस 10 के पावर में -4। तो यहाँ पर ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 20, 10 के पावर -4 को इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर में +4। अब यहाँ पर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्रॉस 10 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये 10 के पास 4, 10 के पावर में 4 है। अब यहाँ पर 10 के पावर में 1 है, यहाँ पर 10 के पावर में 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्रॉस
10⁵ लिख सकता हूँ और वही आंसर यहाँ पर आया हुआ है। देखो 2×10⁵। तो ये क्या है, हमारे फीमर्स के ऊपर जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है या प्रेशर एक्सर्टेड हो रहा है, हमारा बॉडी का अपर पार्ट का जो मास है वो 40 किलोग्राम है इसकी वजह से। तो वो कितना है, 2×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या फिर न्यूटन मीटर माइनस 2 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये आज का जो लेक्चर है इसमें सारा पॉइंट, सारा टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।